हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिम्सन्स मिस्ट्रीज में। आज की कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ की जिसकी हर सांस, हर पसीने की बूंद सिर्फ अपने बेटे के नाम थी। पर जब वही बेटा अंधेरे की गलियों में भटक गया तो माँ की दुनिया ही उजड़ गई। ये है उस संघर्ष की कहानी जहां प्यार और पीड़ा की लड़ाई में अपराध की दीवारें खड़ी हो गईं। शुरू करते हैं माँ की जुबानी से। चलिए अब माँ से सुनिए ये दास्तां। सुबह के 4 बजे। अभी तो सारा शहर गहरी नींद में सो रहा होता है, पर मेरी आंखें खुली होती थी। ऑटो रिक्शा चलाने वाले रमेश भैया को चाय बनाकर देनी होती। फिर सुबह के 6 बजे तक 3-4 घरों के बर्तन साफ करने होते। दोपहर में एक स्कूल की कैंटीन में खाना बनाना। शाम को फिर 2 घरों के बर्तन। रात में सिलाई का काम। ये था मेरा दिन। एक दिन नहीं, हर दिन। पिछले 12 साल से, जब से मेरे साथी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब से सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी मेरे दिल में। मेरा नीरज, मेरा बेटा, उसे पढ़ा लिखा कर इंसान बनाना, एक साफ सुथरी जिंदगी देना। नीरज मेरा चांद, बचपन से ही समझदार, कम बोलने वाला, किताबों में खोया रहता। 10वीं में उसके नंबर आए तो पूरे मोहल्ले ने मिठाई खाई। मैंने उस दिन रात भर जागकर 2 और कपड़े सिले ताकि उसकी नई किताबों के लिए पैसे जुट सके। उसकी आंखों में चमक देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती। वो चमक, वो उम्मीद मेरी जान थी। पर पिछले कुछ महीने कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे जैसे धूप में छाया फैलती है, वो कम बोलने लगा, किताबों से दूर भागने लगा, देर रात तक बाहर रहता। जब पूछती बेटा कहाँ था, तो बस इतना कहता, दोस्तों के साथ था माँ, टेंशन मत लो। उसकी आवाज में एक ठंडापन आ गया था, एक बेचैनी। मैं समझती थी ये उम्र का तकाजा है, बस यूं ही चिड़चिड़ा हो गया है। पर एक शाम, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। बारिश हो रही थी, बहुत तेज। मैं कैंटीन से थककर घर लौटी। नीरज नहीं था। आधी रात बीत गई, बारिश और तेज हो गई। मेरा दिल बैठा जा रहा था। फिर दरवाजे पर जोर की खटखट हुई। 2 आदमी पुलिस की वर्दी में, उनके चेहरे पत्थर की तरह सख्त। एक ने पूछा, आप नीरज की माँ हैं? मेरा गला सूख गया, सिर्फ हाँ में सिर हिला पाई। दूसरे ने कागज दिखाया। एक नाम लिखा था, कोई राहुल, और उसके आगे लिखा था हत्या का आरोपी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने चीख सुनी, शायद खुद अपनी। ये गलती होगी साहब, मेरा बेटा, मेरा नीरज, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो पढ़ता है। वो उनमें से एक ने बड़ी बेरुखी से कहा, मैडम, आपका बेटा उस राहुल के गैंग का हिस्सा है। आज शाम एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमें पक्की जानकारी है आपका बेटा वहां मौजूद था। शायद उसने भी। उसके बाद की बातें मुझे याद नहीं, बस वो शब्द गूंज रहे थे मेरे दिमाग में। हत्या, गैंग, आरोपी, और मेरा बेटा, मेरा मासूम नीरज। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों हो सकता है? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो हर दिन, हर पल सिर्फ उसके लिए जिया था। ये अंधेरा कहाँ से आ गया मेरी जिंदगी में? और फिर जब मैंने थोड़ा संभल कर आंखें खोली तो देखा मेरे सामने पड़ा था नीरज का स्कूल बैग। उसकी पुरानी डायरी निकली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था बड़े करीने से, माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? ये शब्द क्यों लिखा? क्या हुआ था मेरे बेटे के साथ? किस डर ने उसे उन गलियों की तरफ धकेल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में एक हत्यारा हो सकता है? मेरी सारी दुनिया टूट चुकी थी, हर सपना चकनाचूर। पर एक चीज बची थी, माँ का दिल। वो दिल जो चाहे टूट जाए, पर अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं होता। मुझे पता था अब शुरू होगी असली लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस स्टेशन जाना था, अपने बेटे के चेहरे को देखना था और उस आईने में सच को झलकता देखना था। क्या मैं तैयार थी? नहीं। पर मेरे पास चारा भी क्या था? वो मेरा खून था, वो मेरी जान थी। पुलिस स्टेशन का वो दरवाजा जैसे किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था। अंदर की हवा ठंडी, भारी, गंदगी और डर की बू आ रही थी। चारों तरफ चीखें, गालियां, रोने की आवाजें। मेरे पैर सुन्न हो रहे थे। एक सिपाही ने छिड़क कर कहा, इधर आओ, जल्दी करो। वो मुझे एक संकरी गलियारे से ले गया।
दीवारों पर पड़े दाग लाल भूरे किसके खून के थे। मेरा दिल धक धक कर रहा था। आखिरकार हमने एक लोहे के दरवाजे के सामने रुका। अंदर एक छोटा सा कमरा, बीच में एक मेज, 2 कुर्सियां और खिड़की पर जंग लगी सलाखें। सिपाही बोला, बैठो, लाओ उसे। 10 मिनट। जैसे 10 जन्म बीत गए। फिर खटखटाहट हुई, दरवाजा खुला और वहां खड़ा था मेरा नीरज। पर क्या वो वाकई मेरा नीरज था? उसकी कमीज फटी हुई, चेहरे पर खरोंचे, आंखें भरी हुई लाल, पर एक अजीब सी खालीपन लिए हुए, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। वो मेरी तरफ देखा और उसकी नजरें तुरंत नीचे झुक गईं, जैसे शर्मिंदा हो, जैसे डरा हुआ हो। पर क्या वो वाकई मेरा नीरज था? उसकी कमीज फटी हुई, चेहरे पे खरोचे, आंखें भरी हुई लाल, पर एक अजीब सी खालीपन लिए हुए, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। वो मेरी तरफ देखा और उसकी नजरें तुरंत नीचे झुक गईं, जैसे शर्मिंदा हो, जैसे डरा हुआ हो। मेरा गला भर आया। बेटा, बस इतना ही निकला। मैं उठकर उसकी तरफ भागी, पर सिपाही ने रोक दिया। छूना मना है, दूर बैठो। हम आमने सामने बैठे। बीच में वो मेज जैसे पहाड़ बन गई थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, नीरज, ये सब क्या है? बता तो सही माँ को, तूने किया क्या? उस हत्या में तेरा हाथ था? वो सिर नहीं हिलाया, ना हाँ कहा ना, बस मुट्ठियां भींचे टेबल की लकड़ी को घूरता रहा। उसकी चुप्पी मेरे दिल पे चाकू की तरह चल रही थी। बोल ना बेटा, मैं तेरी माँ हूं। तूने डायरी में लिखा, मुसीबत में फंस गया हूं। कौन सी मुसीबत? किसने तेरा ये हाल किया? मेरी आवाज रोने लगी। तभी उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के साथ एक गहरी बेबसी भी थी। वो फुसफुसाया बिल्कुल धीमे से, माँ, यहाँ मत पूछो, कुछ भी मत बोलो। बस मेरी डायरी जला देना, पूरी जला देना, किसी को ना दिखाना। वो खतरनाक है। मेरी सांस रुक गई। खतरनाक? क्या खतरनाक? क्यों जलाऊं? उसमें क्या लिखा है नीरज? पर वो फिर गुमसुम हो गया, जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। बस कांपता रहा। फिर सिपाही ने अंदर आकर कहा, टाइम खत्म। उन्होंने नीरज का हाथ पकड़ा। जब वो उसे खींचकर ले जाने लगे तो नीरज ने पलटकर एक ही बार फिर कहा, उसकी आवाज में एक बेताबी, एक चीख जैसी, माँ, डायरी जला देना, वादा करो, मेरी जान बचानी है तो जला देना। वो शब्द, मेरी जान बचानी है, मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। घर लौटते हुए पूरा रास्ता मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या सचमुच मेरे बेटे की जान को खतरा था? कौन था इतना खतरनाक? उस डायरी में क्या था? मैं सीधे घर पहुंची। नीरज का बैग अभी भी वहीं पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से डायरी निकाली। पहले पन्ने से शुरू की। स्कूल के दिन, दोस्तों के नाम, कुछ शायरी। फिर धीरे धीरे पन्ने पलटे। पिछले कुछ महीनों के पन्ने। अचानक लिखावट बदल गई, घबराई हुई, टूटी हुई। और फिर वो पन्ना मिला जिस पर लिखा था, माँ, मुझे माफ करना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। उसके बाद का पन्ना फाड़ा गया था। कोई पूरा पन्ना निकाल लिया गया था। सिर्फ चीरे हुए किनारे दिख रहे थे। पर उसके बाद वाले पन्ने पर एक नाम लिखा था, बड़े अक्षरों में, कई बार गुस्से से कुरेद कर, भैया। भैया? कौन भैया? नीरज का तो कोई भाई नहीं था। ये नाम किसका था? क्या यही वो खतरनाक आदमी था? क्या इसी ने मेरे बेटे को फंसाया था? और वो फटा हुआ पन्ना, उस पर क्या लिखा था? क्यों निकाल लिया गया? क्या नीरज ने खुद निकाला या किसी और ने? किसी ऐसे ने जो नहीं चाहता था कि मैं सच जानूं। मैं डायरी को सीने से लगा लिया। नीरज ने कहा था जला देने को, पर अब ये डायरी, ये भैया का नाम, ये मेरे बेटे की जान बचा सकता था। पर कैसे? पुलिस को दिखाऊं? पर अगर वो खतरनाक लोगों तक खबर पहुंच गई तो नीरज की जान को खतरा होगा।
मैं फंस गई थी, एक ऐसे जाल में जहां हर कदम मौत की ओर ले जाता हो। घर का हर कोना अब डरावना लगने लगा था। डायरी मैंने तकिए के नीचे छुपा दी। हर आहट पर चौंक जाती, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। वो भैया कौन है? क्या वही मेरे बेटे को मार डालेगा? रात भर आंखें खुली रहीं। सुबह जैसे ही धूप निकली, मैं नीरज के कमरे में गई। शायद कोई और सुराग मिल जाए। उसकी किताबें उलट पुलटी, ड्रॉर खंगाले। कभी उसकी पुरानी जैकेट की जेब में एक कटा हुआ अखबार का टुकड़ा मिला। वो टुकड़ा बिल्कुल डायरी के फटे पन्ने जैसा। उस पर छपा था, युवक की रहस्यमयी मौत, गोदाम में मिला शव। तारीख थी ठीक 3 महीने पहले की। खबर के नीचे एक फोटो, धुंधली पर चेहरा कुछ कुछ पहचाना सा लगा। वो लड़का नीरज का दोस्त विवेक था, जो हमारे घर आता था, मुझे मौसी कहकर बुलाता था। उसकी मौत, और उसी दिन से तो नीरज बदला था। मैं बैठ गई, दिमाग तेजी से चलने लगा। विवेक की मौत, नीरज का डर, भैया का नाम, और अब ये हत्या, क्या सब जुड़ा हुआ है? तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। कौन हो सकता है? पुलिस या वो खतरनाक लोग? झिझकते हुए दरवाजा खोला। सामने खड़ा था हमारा पड़ोसी मोहन, पर आज उसकी मुस्कान नकली लग रही थी। आंखें चंचल थी। दीदी, कल रात कुछ अजीब आवाजें सुनी? कोई लड़ रहा था शायद। उसने इधर उधर देखा। मैंने झट से कहा, नहीं, कुछ नहीं सुना। वो चला गया, पर उसकी नजरें मेरे कमरे की तरफ गईं, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या वो जानता है? क्या वो भैया के लिए काम करता है? मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया, डायरी निकाली, उस फटे पन्ने के किनारे पर गौर किया। वहां छोटे छोटे अंक लिखे थे, 17 दाशना 50 लाव दाश। कोड, फोन नंबर या किसी जगह का पता? तभी मेरा फोन बजा। नंबर अजनबी था। कलेजा मुंह को आ गया। किसने कॉल किया? पुलिस? भैया? हिम्मत करके उठाया। दूसरी तरफ से एक खुरदुरी आवाज गूंजी, डायरी सुरक्षित रखना, वरना तेरा बेटा जेल में नहीं, कब्र में सोएगा। फोन कट गया। मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। वो मुझे देख रहे थे, कहीं से, शायद खिड़की के पास से या छत पर। मैंने पर्दे खींच दिए, सिर पकड़कर बैठ गई। अब क्या करूं? डायरी पुलिस को दूं तो नीरज की जान चली जाएगी, ना दूं तो वो हत्या के आरोप में सड़ेगा। तभी मुझे याद आया, विवेक की मौत, क्या उसकी हत्या हुई थी? क्या नीरज ने कुछ देख लिया था? शायद इसीलिए वो मुसीबत में फंसा। मैंने फैसला किया, पुलिस के पास नहीं, सीधे विवेक के घर जाऊंगी। उसकी मां से मिलूंगी, शायद उसे कुछ पता हो। बस एक ही डर था, कहीं भैया के लोग वहां नजर ना रखते हो। मैंने साड़ी ओढ़ी, डायरी अपने सीने से चिपका ली। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी थी एक महिला, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें सूजी हुई। विवेक की मां। वो बोली, मुझे मालूम था तू आएगी, तेरे बेटे ने मेरे विवेक को मारा है ना? उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बेचैनी थी, जैसे वो भी किसी से डर रही हो। विवेक की मां सुनीता मेरी आंखों में झांक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तू सच बता शीला, तेरा नीरज मेरे विवेक के साथ क्यों भागा करता था? उस रात जब मेरा बेटा मरा, तेरा बेटा उसके साथ था क्या? मैंने उसे कमरे के अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया, डायरी निकाल कर दिखाई। वो फटा हुआ पन्ना, भैया का नाम। सुनीता की आंखें फैल गईं। ये नाम मैं जानती हूं, विवेक भी इसी का जिक्र करता था। वो कहता था भैया के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर वो कौन है? मैंने कटा हुआ अखबार का टुकड़ा दिखाया। तुम्हारे विवेक की मौत दुर्घटना नहीं थी ना? सुनीता रो पड़ी। पुलिस ने कहा ओवरडोज, पर मुझे पता था विवेक नशा नहीं करता था। उसकी जेब में एक चिट्ठी मिली थी, लिखा था जो बोलेगा वो सोएगा।
मैंने डरकर पुलिस को नहीं दिखाया। मैंने उस कागज पर लिखे नंबर 1779-45 की बात बताई। सुनीता चौंकी। वो गोदाम का पता है जहां विवेक मिला था, सेक्टर 17, गली नंबर 9, बिल्डिंग 45। तू वहां जाना चाहती है? मेरे मन में दुविधा थी। नीरज की चेतावनी याद आई, पर सुनीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों माएं हैं शीला, हमारे बेटों की सच्चाई हमसे छिपी है। अगर तू डर गई तो तेरा नीरज भी मेरे विवेक जैसा हो जाएगा। हम दोनों ने फैसला किया, अगले दिन सुबह उस गोदाम पर जाएंगे। उस रात नींद कहाँ थी, हर पल डर लगा, कहीं हमारी बात किसी ने सुन तो नहीं ली। सुबह 5 बजे हम निकल पड़े। सेक्टर 17 की गलियां सुनसान थीं। गली नंबर 9 पर जंग लगे नामपट वाली बिल्डिंग नंबर 45 मिली। बाहर ताला लटका था। एक टूटी खिड़की से अंदर झांका तो सन रह गई। अंदर खाली पड़ी थी, सिवाय एक कोने के। वह फर्श पर नीरज का स्कूल आईडी कार्ड पड़ा था, उस पर खून के धब्बे। सुनीता चिल्लाई, देखा, तेरा बेटा यहां आया था, शायद विवेक की। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। 2 आदमी, चेहरे पर स्कार्फ, हाथों में चाकू। एक चीखा, इन दोनों औरतों को जिंदा ना छोड़ना, भैया का हुक्म है। हम भागे। पीछे से आवाज आई, पकड़ो उन्हें। सुनीता का पैर फिसला, वो गिर पड़ी। मैंने उसे खींचकर उठाया, एक गलियारे में घुस गए। वो आदमी करीब आ रहे थे। तभी सामने से एक दरवाजा खुला। एक बूढ़े आदमी ने हमें अंदर खींच लिया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। बाहर वाले दरवाजा खटखटाने लगे। बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम दोनों यहां मत मरो, भैया तुम्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बेटों ने उसका सबसे बड़ा राज जान लिया था। बूढ़े आदमी ने खिड़की से झांका। वो चले गए, पर तुम सुरक्षित नहीं हो। मैंने पूछा, आप कौन हैं? भैया कौन है? उसने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। 2 युवक, एक विवेक, दूसरा नीरज। पीछे एक शख्स जिसके चेहरे पर क्रॉस लगा था। मैं इस इमारत का चौकीदार था। उस रात मैंने देखा तुम्हारे बेटे और भैया के बीच झगड़ा हुआ। भैया ने विवेक को धक्का दिया, वो सीढ़ियों से गिरा। नीरज भाग गया। भैया ने मुझे डरा दिया, बोला तो तेरी बेटी मर जाएगी। मेरी बेटी उसकी कंपनी में काम करती है। सुनीता गुस्से से कांपने लगी। तो मेरे विवेक की हत्या भैया ने की और नीरज गवाह है। चौकीदार ने सिर हिलाया। पर भैया का राज क्या है? मैंने पूछा। उसने एक पेन ड्राइव दी। तुम्हारे बेटे ने ये यहां छुपाई थी। बोला था अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे टीवी वालों को दे देना। हमने वो ड्राइव ली। चौकीदार ने कहा, भागो उनके लौटने से पहले। हम दौड़ते हुए बाहर निकले, सीधे साइबर कैफे गए। पेन ड्राइव लगाई तो हैरान रह गए। उसमें थे भैया के काले धंधों के दस्तावेज, नशा, हथियार, जमीन हड़पने के ठेके। एक फोल्डर का नाम था एमएलए साहब। तभी सुनीता का फोन बजा, अज्ञात नंबर। उठाते ही आवाज आई, ड्राइव हमें दे दो, वरना तुम्हारे बेटे की अगली फोटो उसकी लाश की होगी। स्क्रीन पर एक फोटो आई। नीरज, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए। मैं बेहोश होने लगी। सुनीता ने संभाला, हिम्मत कर शीला, अब डरने का वक्त नहीं। ये ड्राइव हमारे बेटों की जान बचा सकती है। उसने मोबाइल पर जवाब दिया, हम ड्राइव देंगे, पर सीधे भैया को बताओ कहाँ मिलना है। दूसरी तरफ से खिलखिलाती हुई आवाज आई, तुम्हारे घर पर 2 घंटे में, अकेले आना। कोई चाल चली तो नीरज का सिर कलम कर देंगे। फोन कट गया। सुनीता ने मेरा हाथ थामा। ये जाल है, तुझे मार डालेंगे, मैंने कहा। पर मेरा बेटा। तभी मेरी नजर पेन ड्राइव के आखिरी फाइल पर पड़ी, बैकअप_कॉपी नाम का फोल्डर। उसमें था एमएलए साहब और भैया की गुप्त बैठक की वीडियो। सुनीता की आंखों में चमक आई। शीला,
ये वीडियो अगर मीडिया वालों तक पहुंचा दे तो भैया खत्म हो जाएगा, पर पहले हमें नीरज को बचाना होगा। हम दोनों सोच में पड़ गए। भैया के आदमी मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। नीरज कहीं बंधा हुआ है और ये वीडियो जो सब कुछ बदल सकता है। सुनीता ने अचानक कहा, मुझे एक योजना सूझी है, पर बहुत खतरनाक है। अगर गलती हुई तो। मैंने उसका हाथ दबोच लिया। बता सुनीता, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम भैया को उसके घर पर घेरेंगे, उसी के लोगों के सामने। सुनीता की योजना सुनकर मेरी रूह कांप गई। पर विकल्प क्या था? हमने वीडियो की एक कॉपी ऑनलाइन सेवा में सेव कर दी, ड्राइव की दूसरी कॉपी छुपा दी। फिर हम भैया के महल की तरफ चल पड़े, शहर के सबसे अमीर इलाके का बंगला। सुनीता ने पुलिस वाले भेस में 2 किराए के गार्ड साथ लिए। याद रहे, उसने कहा, हमें सिर्फ भैया को दबोचना है, नीरज का पता लगाना है। बंगले के गेट पर भारी सुरक्षा थी। सुनीता ने झांसा दिया, एमएलए साहब का जरूरी संदेश है भैया के लिए। गार्ड्स ने हमें अंदर भेज दिया। लिविंग रूम में भैया बैठा था, करीब 40 साल, भारी भरकम शरीर, आंखों में क्रूरता। पास ही उसके 2 गुंडे। भैया ने हंसते हुए कहा, अरे दोनों माताएं स्वयं चली आई, ड्राइव लाई। मैंने झूठ बोला, हाँ, पर पहले नीरज को दिखाओ। भैया ने सिगरेट सुलगाई। तुम्हें लगता है तुम्हारी हालत में मांगने का हक है? सुनीता आगे बढ़ी, हमारे पास सिर्फ ड्राइव नहीं, वो वीडियो भी है जहां तुम एमएलए साहब को रिश्वत दे रहे हो। अगर हम 1 घंटे में वापस ना लौटे तो ये वीडियो हर चैनल पर चलने लगेगा। भैया का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में गिलास फेंका। तुम मरने आई हो क्या? तभी उसका मोबाइल बजा। उसने फोन उठाया। आवाज इतनी तेज थी कि हमें भी सुनाई दी। साहब, वीडियो वायरल हो रहा है, न्यूज वाले बंगले की तरफ आ रहे हैं। भैया खड़ा हुआ। तुमने ये क्या किया? सुनीता ने दहाड़ लगाई। बताओ हमारे बेटे कहाँ हैं? नहीं तो अगला वीडियो आएगा जिसमें तुम खुद हत्या करते दिख रहे हो। भैया के गुंडे हम पर झपटे। हमारे पुलिस वाले गार्ड्स ने उन्हें रोका। हंगामा होने लगा। तभी बाहर सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस, न्यूज वैन। भैया घबराया। उसने पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, पर सुनीता ने पहले ही उसे रोक लिया। रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई। पुलिस अंदर घुसी। एसपी साहब ने भैया को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। भैया चीखा, मैं कुछ नहीं जानता, ये औरतें झूठा केस बना रही हैं। तभी मेरा फोन बजा। अज्ञात नंबर। उठाया तो आवाज आई, माँ, मैं नीरज, मैं सुरक्षित हूं। भैया के गुंडों से भाग निकला, पर विवेक की डायरी, उसमें सबूत है। वो फोन कट गया। मैंने एसपी साहब को बताया। मेरा बेटा फोन पर था, वो बोल रहा था विवेक की डायरी में सबूत है। भैया का चेहरा सफेद पड़ गया। एसपी ने पूछा, वो डायरी कहाँ है? सुनीता बोली, मेरे घर में, विवेक ने छुपा रखी थी। हम सब उसके घर पहुंचे। विवेक के कमरे में पंखे के पेटी से एक डायरी निकली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, भैया ने एमएलए के लिए हत्या करवाई। गवाही के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग और नीचे यूएसबी की आकृति बनी थी। सुनीता ने रोते हुए बताया, विवेक को डर था, इसलिए उसने सबूत अलग छुपाए। एसपी ने भैया की तरफ देखा। अब क्या कहोगे? भैया गर्दन झुकाए खड़ा था। तभी पुलिस वाले ने बताया, सर, नीरज हमारे थाने में है, वो सुरक्षित है। मैं दौड़ी। थाने में नीरज खड़ा था, गंदा, थका हुआ, पर जिंदा। हम गले मिले। उसने फुसफुसाया, माँ, मैंने गलत लोगों में दोस्ती कर ली, पर विवेक मेरा दोस्त था, उसकी हत्या का बदला लेना था। एसपी ने भैया और एमएलए को गिरफ्तार कर लिया। नीरज बरी हो गया, पर सच्चाई का दंड तो मन ने दिया। नीरज की आंखों में विवेक की याद थी और अपनी गलती का पछतावा। मैंने उसे समझाया, अब नई शुरुआत करेंगे, तू पढ़ेगा, हम दोनों मिलकर सुनीता मौसी की मदद करेंगे। नीरज की आंखों में नींद नहीं, बस विवेक का चेहरा था। माँ, मैं उस रात भाग गया, विवेक को अकेले मरते छोड़ दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। तूने गवाही दी बेटा। भैया जेल में है। अचानक खिड़की से पत्थर आकर गिरा, उस पर लिपटा कागज।
हम जिंदा हैं, खून का हिसाब बाकी है। सुनीता ने फोन किया। शीला, भैया के 2 गुंडे जेल से फरार हो गए, पुलिस उनकी तलाश में है। मैंने पर्दा खींचकर झांका। सामने वाली छत पर एक आदमी सिगरेट पी रहा था। नीरज बोला, माँ, ये जगह सुरक्षित नहीं, हमें कहीं और जाना होगा। पर कहाँ? भैया के लोग तो हर जगह थे। तभी दरवाजा खटखटाया। एक अनजान औरत। मैं रेखा, विवेक की बहन। मुझे पता है तुम कहाँ सुरक्षित रह सकती हो। उसने एक पता दिया, कबीर नगर, कमरा नंबर 5। वहां एक बूढ़ी दाई रहती है, वो मेरी सास है। भैया के लोग उन्हें नहीं जानते। हम रातों रात वहां पहुंचे। दाई माँ ने पूछा, बिना बही सब समझ लिया। आ जाओ बेटी, पर याद रखो यहाँ का ताला टूटा है, हर आहट पर ध्यान देना। उस रात नीरज ने मुझे विवेक की डायरी दिखाई जो उसने छुपा रखी थी। एक पन्ने पर लिखा था, भैया का असली नाम राजीव सिन्हा है। उसकी एक कमजोरी है, उसकी बेटी। अगली सुबह टीवी पर खबर आई, भैया के गुंडों ने सुनीता के घर में आग लगा दी, वो बाल बाल बची। मैंने तुरंत फोन उठाया, पर सुनीता का नंबर नहीं लगा। बजाय इसके एक अजनबी नंबर से मैसेज आया, तू अगली होगी और तेरा बेटा हमेशा के लिए अपाहिज। दाई माँ ने मेरे कांपते हाथ थामे। डर किस बात का? औरतें जब एक हो जाएं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। उसने अपनी अलमारी से एक पुराना रेडियो निकाला। इससे पुलिस वाले सरदार जी से बात करो, वो मेरे भतीजे हैं। सरदार जी ने गुप्त सूचना दी, भैया के गुंडे तुम्हारे पुराने घर के आसपास घूम रहे हैं, पर हमें एक और सुराग मिला है। राजीव सिन्हा की बेटी अनन्या का हॉस्टल पास में है, शायद तुम वहां से कुछ जान सको। मैं नर्स का भेस बनाकर हॉस्टल पहुंची। अनन्या के कमरे में उसकी डायरी मिली। पन्ने पलटे तो सन्न रह गई। पापा ने विवेक को मरवाया। मैंने सुना था, मैं कायर हूं जो चुप रही। उसी पल अनन्या कमरे में आ गई। तुम कौन हो? ये डायरी क्यों देख रही हो? मैंने सच कह दिया, मैं नीरज की माँ हूं। तुम्हारे पापा ने उसे फंसाया है। अनन्या की आंखें भर आईं। मुझे पता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मेरी सुरक्षा के नाम पर गुंडे पीछे लगा देता है। तभी उसका फोन बजा। भैया जेल से फोन कर रहा था। अनन्या ने स्पीकर ऑन कर दिया। भैया की आवाज, बेटी ध्यान रखना, नीरज और उसकी माँ अभी भी खतरा है। अगर तुझे कुछ दिखे तो तुरंत बता देना। अनन्या, जी पापा, पर क्या वो लोग सचमुच इतने खतरनाक हैं? भैया, हाँ, उन्होंने विवेक को बहकाया था, तू सावधान रहना। फोन कटा। अनन्या ने मुझे एक चाबी दी। ये मेरे पापा के गोदाम की है, वहां का ताला बदला गया है। शायद तुम्हारे बेटे की बेगुनाही का सबूत मिल जाए। पर जल्दी जाओ, कल सुबह वहां नया माल आने वाला है। मैंने सरदार जी को सूचना दी। हम रात में गोदाम पहुंचे। अंदर जाकर हैरान रह गए। वहां नशे के डिब्बों के नीचे दबा हुआ था भैया का लैपटॉप। उसमें एक ऑडियो फाइल थी। विवेक को रास्ते से हटाओ, नहीं तो एमएलए साहब का नाम उजागर हो जाएगा। ये आवाज थी भैया की। अचानक गोदाम के बाहर कार के हॉर्न बजे। भैया के गुंडे आ गए थे। सरदार जी बोले, पीछे के दरवाजे से भागो, हम इन्हें रोकते हैं। मैं और नीरज भागे, पर दरवाजा बंद था। तभी छत से रस्सी लटकी दिखी। छत से लटकती रस्सी एक स्पष्ट संकेत थी, ऊपर का रास्ता। सरदार जी ने तेजी से इशारा किया, नीरज पहले तू चढ़, अपनी माँ को संभालना। बाहर से दरवाजा तोड़ने की आवाजें तेज हो रही थीं। लकड़ी की चरमराहट और गुंडों की गालियां साफ सुनाई दे रही थी। नीरज ने झट से रस्सी पकड़ी और बंदर की तरह चढ़ने लगा। छत पर एक खुला हुआ वेंटिलेशन हैच था। माँ जल्दी आओ, उसमें नीचे झांक कर कहा। मैंने भाग्यों को कोसते हुए रस्सी थामी। पैर लड़खड़ा रहे थे, डर से जिस्म कांप रहा था। तभी दरवाजे का ताला टूट कर गिरा। 2 गुंडे अंदर घुस आए। उनकी नजरें सीधे मुझ पर गड़ी। ऊपर जा रही है साली, एक चिल्लाया, गोली मारो। दूसरे ने बंदूक तानी, धाए। गोली रस्सी के पास से सटकर गुजरी, दीवार में जा धसी। मैं चीखी। सरदार जी और उनके साथी पुलिस वालों ने गुंडों पर झपट्टा मारा। हाथापाई शुरू हो गई। गोलियां चली, चीखें गूंजी, धूल और धुएं का गुबार उठा। उस भीषण कोहराम में मैंने जान की बाजी लगा दी।
जैसे तैसे खुद को ऊपर खींचा। नीरज ने मेरा हाथ पकड़कर झटका दिया। मैं छत पर आ गिरी। नीचे से गोलीबारी और चीखों का शोर बढ़ता जा रहा था। सरदार जी, सरदार जी! मेरा गला रूंध गया। भागो! नीचे से सरदार जी का कर्कश चीखना सुनाई दिया। लैपटॉप बचाओ, भागो! नीरज ने हैच का ढक्कन बंद कर दिया। वो एक पुरानी जंग खाई सीढ़ी थी जो छत के किनारे तक जाती थी। इधर माँ! वो मुझे खींच कर ले गया। हम छत के किनारे पहुंचे। नीचे गली खाली थी पर सुनसान। दूर गोदाम के सामने कारों के हेडलाइट्स और धुआं दिख रहा था। कूदना पड़ेगा। नीरज की आवाज में हल्का कंपन था पर निश्चय था। वो छत वाले घर की वहां से सीढ़ी है नीचे की तरफ। उसने पास के एक नीचे मकान की छत की ओर इशारा किया। दूरी ज्यादा नहीं थी पर जान जोखिम में थी। तभी हैच वाली जगह से आवाज आई। कोई ऊपर आ रहा था। मुंडों में से कोई हमारे पीछे आ गया था। वक्त नहीं था सोचने का। पकड़ लो! मैंने नीरज का हाथ जोर से पकड़ा और दौड़ लगाई। छत के किनारे पर आकर बिना रुके हमने छलांग लगा दी। हम दोनों दूसरी छत पर आ गिरे। मेरा पैर मुड़ा, तेज दर्द उठा। नीरज तुरंत उठा और मुझे खींचकर खड़ा किया। चलो माँ, यहाँ से। उसने पीछे मुड़कर देखा। हमारी पिछली छत पर एक गुंडा खड़ा था। उसने बंदूक उठाई पर हम तब तक छत के किनारे लगी लोहे की सीढ़ी तक पहुंच चुके थे और तेजी से नीचे उतरने लगे। गली में पैर रखते ही हमने पीछे की तरफ दौड़ लगाई। हमारे कानों में अभी भी गोदाम से आ रही गोलीबारी की आवाजें गूंज रही थीं। मेरी सांस फूल रही थी। पैर में चाकू भोंकने जैसा दर्द हो रहा था पर रुकना मौत थी। नीरज ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। 2 गलियां मोड़ने के बाद एक चौराहे पर हमें एक ऑटो दिखा। हम झपट कर उसमें चढ़े। कबीर नगर, जल्दी! मैंने हांफते हुए कहा। ड्राइवर ने हमारे फटेहाल हालात देखे और बिना सवाल किए ऑटो चला दिया। ऑटो चलते ही मैंने सरदार जी का नंबर मारा। फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं। मेरा दिल डूब गया। नीरज का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने भैया के लैपटॉप को अपने बैग से और गहरा दबा लिया। सरदार जी और उनके साथियों ने जिसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कबीर नगर पहुंचकर हम सीधे कमरा नंबर 5 की ओर भागे। दरवाजा खटखटाते ही दाई माँ ने खोला। उसकी नजरें हमारे खून से सने कपड़ों और मेरे लंगड़ाते पैर पर पड़ी। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं, सिर्फ गहरी चिंता थी। अंदर आओ बच्चों। उसने हमें खींचकर अंदर किया और तुरंत दरवाजा बंद किया। पुलिस वाले! मैं सिर हिला नहीं पाई। आंखों में आंसू थे। नीरज ने लैपटॉप निकाला। ये है दाई माँ, सबूत। पर सरदार जी, वो... उसकी आवाज भरा गई। दाई माँ ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। फिर उसकी आंखों में वही पुरानी ज्वाला जाग उठी। उसने रेडियो उठाया। सरदार, सरदार सुनो बेटा, जवाब दो। सिर्फ सिसकारती हुई खामोशी। तभी दाई माँ का पुराना मोबाइल फोन बज उठा। एक अनजान नंबर। मैंने डरते हुए रिसीव किया। शीला? फोन पर एक कमजोर, खांसी से भरा स्वर था। सरदार जी का। सुनो, हम में से 2 शहीद हो गए। मैं छुपा हूं। गुंडे भाग गए पर तुम्हारा पता उन्हें पता चल गया है। क्या? कैसे? मेरी सांस रुक गई। गोदाम में कैमरे थे। तुम्हारा चेहरा साफ कैद हुआ है। भैया जेल में है पर उसके लोग, वो तुम तक पहुंच जाएंगे। अभी निकलो वहां से, अभी। फोन कट गया। हम तीनों का खून सूख गया। दाई माँ का छोटा सा कमरा अचानक कब्र जैसा लगने लगा। खिड़की के बाहर क्या वो छाया थी? क्या किसी के कदमों की आहट थी? दाई माँ ने हमारे कंधे पकड़े। उसकी आवाज कांपी नहीं। डरने का वक्त नहीं है बेटी, अब तो जंग शुरू हुई है और हमारे पास। उसकी नजर लैपटॉप पर गई। हथियार भी है पर पहले इस जगह से निकलना होगा। तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहां राजीव सिन्हा की बुरी नजर भी नहीं पहुंच सकती। कहाँ? मैंने कसमसाते हुए पूछा। दाई माँ की आंखों में आग थी। रात ढलते ही यहां से निकलना होगा। वो जगह है सूर्यास्त घाटी, पुराने शहर का वो टूटा फूटा इलाका जहां शाम को सूरज आखिरी लाली बिखेरता है। वहां मौसी जी रहती हैं।
राजीव सिन्हा की विधवा बुआ, जिसे उसने जवानी में ही घर से निकाल दिया था। वो उसकी हर गंदी चाल जानती है। पूरी रात जागने के बाद हम सुबह होने से पहले पीछे के गुप्त रास्ते से निकले। कबीर नगर की गलियों में गुंडों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सूर्यास्त घाटी तक पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। टूटे मकानों के पीछे आकाश में सूरज लहू जैसा लाल हो रहा था। मौसी जी, एक झुकी हुई पर नजरों में दहशत भरी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। रेखा ने बताया था कि तुम आओगी सूरज डूबने से पहले। उसकी नजर लैपटॉप पर पड़ी। यही वो सबूत है ना जो राजीव को उसकी कब्र तक ले जाएगा। तभी नीरज की चीख सुनाई दी, माँ, गाड़ियां, वो आ गए। भैया के गुंडे धूल उड़ाती गाड़ियों से उतरे। मौसी जी ने बिना डरे एक पुराना फोन उठाया। अब देखें आज सूरज किसकी किस्मत पर डूबता है। उसने नंबर डायल किया। सरदार, अब। गोलियों की आवाजें गूंजी, पर ये पुलिस की थी। सरदार जी, जो जानबूझकर गुंडों को यहां ले आए थे, अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर चुके थे। राजीव सिन्हा, तेरा खेल खत्म। सरदार जी की आवाज में गर्जना थी। भीड़ जमा होने लगी। टीवी वालों के कैमरे आ चुके थे। मैंने लैपटॉप खोलकर लाइव स्ट्रीम शुरू की। ऑडियो क्लिप गूंजी, विवेक को हटाओ, नहीं तो एमएलए का नाम उजागर हो जाएगा। गुंडे घिर चुके थे। तभी एक कार रुकी। अनन्या उतरी, हाथ में फाइल हिलाते हुए। ये पापा के स्विस बैंक के कागजात है। उसने एमएलए को रिश्वत दी थी। जेल में भैया लाइव देख रहा था। उसका चेहरा मिट्टी जैसा पीला पड़ गया। सीबीआई ने एमएलए को गिरफ्तार कर लिया। सरदार जी ने गुंडों को हथकड़ी लगाई। भीड़ गरजी, इंसाफ जिंदाबाद। हम तीनों, मैं, नीरज और मौसी जी छत पर खड़े थे। सामने सूरज लाल चादर ओढ़कर डूब रहा था। मौसी जी ने मेरा हाथ थामा। देखा, आज सूरज भैया के साम्राज्य पर डूबा, पर हमारी रात खत्म हुई। नीरज की आंखों में पहली बार चैन था। मेरे फोन पर सुनीता का मैसेज आया, दीदी हम जीते, ये कहानी खत्म हुई, पर सूरज हमेशा डूब कर उगता है। आपका साथ बना रहे, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।